दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष करंट अफेयर्स मैगजीन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ये थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें समाहित किए गए हैं। ये आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, ARO एग्जाम और 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे 2 लेक्चर इस मैगजीन से हमने तैयार कर रखा है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस मैगजीन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे PDF शेयर किए जाते हैं, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ई-गवर्नेंस से संबंधित है। और यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो है कि पूरी तरीके से डिजिटल तरीक़ों को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की जो है सरकारी और प्रशासनिक सेवाएँ वर्तमान में क्या हो गया है, डिजिटल रूप में प्रदान की जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कहा जाता है कि इसके लिए सरकार ने एकीकृत सेवा पोर्टल भी शुरू किया है और सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑफिस पर 330 ऑफिसेज में 96% फाइल निपटारे के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है और इससे सालाना खर्च होने वाले 400 करोड़ रुपये की बचने की जो है संभावनाएं भी हैं। ठीक है, तो यानी कहा जाए तो ई-गवर्नेंस और डिजिटल मोड को अपनाने से काफ़ी ज़्यादा राजस्व का जो है जम्मू कश्मीर बचत कर रहा है। ठीक है, कहा जाता है, यहीं पे हम चीज़ों को और देखें तो कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर में 227 ऑनलाइन सेवाओं के साथ रैपिड असेसमेंट सिस्टम में पहले स्थान पर एवं पहली डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी की भी शुरुआत किया है। कौन? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, कहा जाता है जम्मू कश्मीर कर्मचारी निगरानी पोर्टल देश में पहला पोर्टल है जिससे कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन के लिए ये फैक्ट को याद रखिए। चलते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे लोकतंत्र के लिए शिक्षा। कहा जाता है दोस्तों कि 18 जनवरी 2023 को सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक संकल्प अपनाया है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है और सर्वसम्मति से अपनाया गया यह संकल्प सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानेगा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि संकल्प का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सदस्य राज्यों को लोकतंत्र के लिए शिक्षा को उनके शिक्षा मानकों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा जो है, इसके लिए जो है क्या है, आपको 2 फैक्ट याद रखना है। एक तो 18 जनवरी 2023 को सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक क्या किया गया है, संकल्प अपनाया गया है। ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, और दूसरा फैक्ट है लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक संकल्प, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि भारत में पहली बार केरल सरकार के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की क्या किया है, घोषणा किया है दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी प्रत्येक छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। और अब जो है छात्रों के लिए आवश्यक उपस्थिति जो है, पहले कितना प्रतिशत हुआ करता था, 75% पहले हुआ करता था, जिसे घटा करके छात्राओं के लिए कितना कर दिया गया है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कितना कर दिया गया है, तो वो 73% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा? मासिक धर्म एवं मातृत्व अवकाश के लिए कौन सा राज्य घोषणा किया है, तो ये किया है केरल, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS। ठीक है, कहा जाता है कि IIT मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास ने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS विकसित किया है, जिससे भारत में 100 करोड़ सेल फोन उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो कहा जा रहा है JNDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड जो IIT
मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी है। इसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत ऑपरेटिंग सिस्टम देश में मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर कमर्शियल ऑफ द सेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है जो यूजर्स को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स यानी NDA है, जिसका अर्थ है लोगों को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जिनसे वे अपरिचित हैं या जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा। ये आपको याद रखना है। कहा जा रहा है यहाँ पे तरंग मेल सेवा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुँचाने की तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने सूरत में हजीरा बंदरगाह से इस सेवा की क्या किया है, शुभारंभ किया है। और भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तथा मुंबई के बीच डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजीरा मार्ग पर रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है, तो गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे। ठीक है, कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोड इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, कहा जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन की गहराई अगर बात की जाए तो ज़मीन से 33.1 मीटर यानी 108.59 फीट नीचे होगी और इसका उपयोग पिंपरी चिंचवाड़ स्वारगेट मार्ग पर एक भूमिगत स्टेशन, वनज रामवाड़ी मार्ग पर एक ऊंचा मार्ग और हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर लाइन के लिए एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में किया जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है याद रखना है कि भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है, सबसे गहराई में, तो ये पुणे में है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। कहा जाता है दोस्तों कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने स्कूल शिक्षा मंत्री थिरुअनविल महेश पोयामो की उपस्थिति में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का चेन्नई तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये जो हैं स्कूल शिक्षा मंत्री ये जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इस्टेब्लिश किया है कौन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने। ठीक है, कहा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है वो इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि उन्नत स्टेम पाठ्यक्रमों में उनकी जिज्ञासा का पोषण करना है तथा उन्हें अपने नवीन विचारों को प्रोटोटाइप में विकसित करने और राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगर हम स्टेम की अगर हम बात करें तो S फॉर साइंस हो जाता है, T फॉर टेक्नोलॉजी हो जाता है, E फॉर इंजीनियरिंग हो जाता है और M फॉर मैथमेटिक्स हो जाता है। ठीक है, तो स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणा US नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आएँ तो कहा जा रहा है मावजा जांगबो नदी कहा जा रहा है कि भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब चीन तिब्बत में मावजा जांगबो नदी पर एक नया बांध निर्माण कर रहा है। ठीक है, और ये जो बांध है दोस्तों ये गंगा की एक सहायक नदी मावजा जांगबो पर बन रहा है। ठीक है, यहीं पे हम अगर बात करें इसके बारे में तो कहा जाता है कि चीन द्वारा यह निर्माण कार्य वर्ष 2021 में यारलुंग जांगबो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद किया है। ठीक है, यह बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यह उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के नज़दीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो कहा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक पेंटिंग। ठीक है, कैलीग्राफिक पेंटिंग, विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक पेंटिंग की बात करें तो कहा जाता है कि मक्का के ग्रैंड मस्जिद रोड क्षेत्र में अब विश्व की सबसे लंबी कैलीग्राफिक पेंटिंग का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, मक्का, सऊदी अरब में। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि कलाकार कमल फिल्म वन द्वारा बनाई गई 75 मीटर की भित्ति जो स्थानीय सरकार द्वारा अपनी सौंदर्य अपील में सुधार करने और तीर्थ यात्रियों को सऊदी विरासत और संस्कृति दिखाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मक्का को सुशोभित करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक पेंटिंग कहाँ,
इस्टेब्लिश कहाँ बनाया गया है, कहाँ निर्माण किया गया है, तो आपको याद रखना है मक्का में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, कहा जा रहा है यहाँ पे भारत का 74वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी 2023 को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। और ये जो है कर्तव्य पथ पर सैन्य परेड के माध्यम से और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम और इन सभी गतिविधियों के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का क्या किया, प्रदर्शन किया। वहाँ पे कहा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हम अगर देखें तो कहा जाता है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार शामिल हुए हैं। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि मिस्र की सेना के एक सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी भी किया। और कहा जा रहा है कि भारत और मिस्र इस वर्ष जो है अपने राजनयिक संबंधों का जो है 75वां स्थापना वर्ष मना रहा है। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि वर्ष 2022-23 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 की अगर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा जो की गई वो अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से किया गया। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा इसकी घोषणा की गई और दूसरा MyGov ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम से भी क्या किया गया, उसके परिणाम की घोषणा किया गया। जो पैनल के आधार पर जो मूल्यांकन किया गया उसके अंतर्गत तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो थी वो पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी थी। CAPF या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की अगर बात करें तो CRPF मार्चिंग टुकड़ी थी। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों की अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम था उत्तराखंड मानस खंड। ठीक है, उत्तराखंड मानस खंड। दूसरा अगर बात करें तो महाराष्ट्र का था जिसमें 3.5 शक्तिपीठें और नारी शक्ति की झांकी दिखाई गई। और तीसरा जो था दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव। कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग की अगर हम बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मिला। और विशेष पुरस्कार की अगर हम बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जैव विविधता संरक्षण, वंदे भारतम डांस ग्रुप को मिला। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें वेब पेज है MyGov के आधार पर जो परिणाम आए उसके अंतर्गत कहा जाता है कि तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो थी वो भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी थी। और CAPF या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो थी वो CRPF मार्चिंग टुकड़ी थी। और सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पे गुजरात स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव और तीसरा महाराष्ट्र 3.5 शक्तिपीठ नारी शक्ति थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत तो CAPF गृह मंत्रालय की झांकी थी। ठीक है, अगर हम गणतंत्र दिवस की थोड़ा सा इतिहास देखें तो कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और यह वह तारीख है जिसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा निर्धारित किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा समिति नियुक्त की गई और अंततः भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस को तैयार हुआ और इसे स्वीकार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के रूप में लागू किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट पे हमारा कुश्ती संघ का है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है और इसके अंतर्गत जो कहा जाता है दोस्तों कि जो बहुत सारे जो महिला पहलवान हैं उन्होंने जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर जो है क्या क्या है, महिलाओं ने यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भारतीय कुश्ती संघ जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पे एक ओवर साइट समिति बनाई गई है और इस समिति का कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखना है। इसकी जो है प्रमुख किन्हें बनाया गया है, तो विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया है। इस समिति में दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी शामिल हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कृत तृप्ति मुरुगुंडे भी हैं। ठीक है, टॉप्स CEO राजगोपालन भी हैं, राधा श्रीमन, ये सारे क्या हैं, सदस्य हैं इसके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में बना हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है इसके समिति के बारे में। ठीक है, और इसके समिति के प्रमुख कौन है, तो मैरी कॉम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला हरित राज्य। ठीक है, भारत का पहला हरित राज्य कहा जाता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला हरित राज्य कौन बनेगा, तो वो हिमाचल प्रदेश है। 2025 तक का टारगेट
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंद्र सिंह सुक्खू के द्वारा रखा गया है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा और 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं हैं निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा की ओर से स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूरा करने का पूरी उम्मीद है इनको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला हरित राज्य किसे बनाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन, ठीक है। कहा जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से क्या किया गया है दोस्तों, सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने अस्थायी सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा और जल दक्षता, स्मार्ट ग्रीन नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए ये प्रमाणन पत्र उनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देखें तो कहा जाता है उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की बात किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिनमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में 2 मेगावाट पावर क्षमता वाले सोलर प्लांट और धनसा लेक में 500 किलोवाट पावर के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि दोनों परियोजनाओं को क्रेस्ट द्वारा डिजाइन और निष्पादित किया गया। इन परियोजनाओं द्वारा 20% मॉड्यूल दस्ता के साथ प्रतिवर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के उद्घाटन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अब 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीश अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो निर्णयों को 4 भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य करेगा, ठीक है। देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की एक समिति स्थापित की जाएगी जो अनुवाद संबंधी कार्य पर नज़र रखने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। इससे पहले भी कहा जाता है दोस्तों कि मलिमत समिति सन 2000 में गठित की गई थी। इस संबंध में ऑलरेडी इनका जो है रिकमेंडेशन था कि न्यायालय अपनी संहिता और अपने आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में क्या करे, प्रकाशित करे। तो आपको ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर याद रखना है और इसमें मलिमत समिति की भी रिकमेंडेशन को आपको याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट न्यूज पे कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, कहा जाता है दोस्तों कि गुजरात के अहमदाबाद में 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का क्या किया, आयोजन किया, ठीक है। कहा जाता है कि इसका मुख्य जो थीम था वो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इसका मुख्य क्या था, विषय था, थीम था। कहा जाता है कि चौथी बार गुजरात ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट न्यूज है कि निधि आपके निकट 2.0, निधि आपके निकट 2.0, कहा जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO एक संशोधित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। कहा जाता है कि यह कार्यक्रम 27 जनवरी 2023 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव आरती आहूजा द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, निधि आपके द्वार 2.0। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि न कि इसके माध्यम से न केवल नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण मंच और सूचना विनिमय नेटवर्क होगा, बल्कि विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान का एक मंच भी तैयार होगा, ठीक है। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहां सदस्यों को ऑनलाइन दावा करने आदि जैसी ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। इसके अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों कि इस कार्यक्रम के रूप में निधि आपके निकट की पहुँच को मजबूत करने और बढ़ाने से देश के 500 से अधिक जिले जहां EPFO के कार्यालय नहीं हैं उन्हें भी क्या किया जाएगा, कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय, ठीक है। कहा जाता है कि महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
कोयला मंत्रालय के तहत प्रमुख CPSE पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खनन प्रथाओं के माध्यम से लगातार कोयला उत्पादन में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। इस दिशा में MCL यानी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की नवीनतम उपलब्धि ईव वैली कोलफील्ड्स झारसुगुड़ा उड़ीसा में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का विकास किया है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ? तो उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है पार्क के लिए आधारशिला कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा वर्ष 2021 में रखी गई थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय कहाँ पे? तो उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। कहा जाता है कि दोस्तों की 28 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विद्यालय के अंतर्गत जो कहा जाता है कि ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट्स को तैयार किया जा सकेगा जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे और जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी, ठीक है। कहा जाता है कि धारवाड़ में फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय भारत का ऐसा 7वां विश्वविद्यालय होगा जहां फॉरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार होंगे, ठीक है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में देश और विश्व में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती तीव्र मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत का पहला सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वर्ष 1897 में कोलकाता में स्थापित किया गया, जो वर्ष 1904 में क्रियान्वित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हम देखिए ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, और इसके अंतर्गत कहा जाता है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की है, जो इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि इस तकनीक का इस्तेमाल से जो है ना कि आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह संयंत्र 10 एकड़ में फैला है और यहाँ प्रत्येक वर्ष 500 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी पैनलों का विनिर्माण किया जाएगा। और यह जो है प्रॉपर जो है सौर पैनल के लिए यह लुमिनस का पहला संयंत्र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स मैगजीन का जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो है कि प्रॉपर PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।